अच्छा, अभी हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? अगर एक बॉडी के ऊपर तमाम फोर्सेस का सम और तमाम टार्क का सम ज़ीरो के बराबर हो जाए, उस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन ना हो, या वो बॉडी कंप्लीट रेस्ट में हो, या वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो इसका मतलब ये बॉडी जो है ये इक्विलिब्रियम में है। किस में है? इक्विलिब्रियम। सिंपल सिंपल अगर कोई बॉडी कंप्लीट रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी जो है ये किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम। मेरी बात सुने, यहाँ पे बुक के ऊपर एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ा है रेस्ट में, तो ये इक्विलिब्रियम में है। एक बंदा पैराशूट के ज़रिए नीचे आ रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये यूनिफॉर्म मोशन में है। किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में। इक्विलिब्रियम जो है वो दो टाइप्स के हैं। एक आपके पास है स्टैटिक और एक आपके पास है डायनामिक। एक इक्विलिब्रियम आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और एक आपके पास डायनामिक। स्टैटिक का मतलब बॉडी कंप्लीट रेस्ट में है और डायनामिक का मतलब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। स्टैटिक में फिर दो तरह के इक्विलिब्रियम्स हैं। एक आपके पास ट्रांसलेशनल, एक आपके पास रोटेशनल। डायनामिक में फिर दो तरह के हैं। एक आपके पास ट्रांसलेशनल और एक आपके पास रोटेशनल। ट्रांसलेशनल में आपकी लीनियर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होती है, नेट फोर्स आपका ज़ीरो होता है। रोटेशनल में आपकी एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो, टार्क ज़ीरो। ठीक है। मैं आपको कहता हूं कि एक पंखा जो है वो आपने बंद किया है, बिल्कुल रेस्ट में है, तो ये आपके पास स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ठीक है। अगर आपके पास एक गाड़ी जो है वो बिल्कुल रेस्ट में खड़ी है, वेलोसिटी ज़ीरो है, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन मतलब तमाम चीज़ें ज़ीरो हैं, तो ये आपके पास स्टैटिक में है, चाहे ट्रांसलेशनल में हो चाहे रोटेशनल में हो। अब अगर आपके पास एक बॉडी की वेलोसिटी जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, अच्छा उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा है ज़ीरो। जहाँ पे मैं स्टैटिक की बात करूँगा तो ज़ीरो होगी, लेकिन अगर डायनामिक की बात करूँगा तो कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो, नेट फोर्स ज़ीरो। और इसकी एग्जांपल है पैराशूट। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अगर आपके पास मैं अर्थ को अपने एक्सिस के ऊपर ले लूँ तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो, नेट टार्क जो है वो आपके पास ज़ीरो, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपके पास कांस्टेंट होगी। अगर आपके घर में एक पंखा है और वो ऐसी स्पीड के साथ घूम रहा है कि ना तेज़ हो रहा है ना स्लो हो रहा है, तो ये आपके पास डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है।
अब आपके पास है फोर्स। फोर्स के मुख्तलिफ डिफिनीशन है। एक आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, दूसरा आपके पास है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, और तीसरा आपके पास है F इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय V, पावर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। फोर्स जो है उसकी यूनिट आपके पास है न्यूटन, उसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसके मेनली दो टाइप्स है। एक आपके पास है कांटेक्ट फोर्स और एक आपके पास है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी हो, नॉन कांटेक्ट नो फिजिकल कांटेक्ट। इसकी एग्जांपल आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स जो ज़मीन चांद के ऊपर लगाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो दो चार्जेस आपस में लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट्स आपस में लगाते हैं। कांटेक्ट फोर्स जो है वो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स है, वो आपके पास ड्रैग फोर्स है, फ्लूइड फोर्स, वो आपके पास टेंशन फोर्स है। इसके बाद आपके पास है फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस आपके पास चार हैं। एक आपके पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक आपके पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक आपके पास है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, एक आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ये हमारी ज़मीन है और ये चांद है। ये चांद हमारी ज़मीन के ऊपर घूम के इर्द गिर्द घूम रहा है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसका मास है m1, इसका मास है m2। इन दोनों के दरमियान फोर्स है F इज इक्वल टू की जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। अब इसके बाद ये मेरे पास न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर बात करूं तो फिर दो फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान, प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ये सारे फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ये जो बाकी मैंने ऊपर पढ़ाए हैं इसमें एक भी फंडामेंटल नहीं है सिवाय ग्रेविटेशनल के। फंडामेंटल का मतलब ये है कि ये बुनियादी फोर्सेस हैं, जैसे मैंने बेस यूनिट्स पढ़ाए थे। ये बाकी फंडामेंटल नहीं है, ये किसी न किसी तरह
या तो कांटेक्ट मतलब एक में आते हैं या दूसरे में आते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, इसके और पॉजिटिव के दरमियान एक फोर्स है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, जो बिटवीन चार्जेस होता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर अगर 82 से प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए तो फिर न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाता है और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेडिएशन एमिट करता है, अल्फ़ा बीटा एंड गेमा। तो इस रेडिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, हमेशा लॉन्ग रेंज फोर्स है, बिटवीन मासेस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन इनको सबको जोड़े रखता है। अगर प्रोटॉनों की तादाद 82 से ज़्यादा हो गई तो फिर जोड़ नहीं सकता है, स्टेबिलिटी के लिए रेडिएशन एमिट करेगा, और इसके लिए फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान एक फोर्स है जिसको हम कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो कूलम्बिक फोर्स है, कूलम लॉ के मुताबिक जितना इलेक्ट्रॉन उसको लगाता है उतना ही प्रोटॉन लगाता है, और ये फोर्स वर्क करती है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपके पास है हीट। हीट आपके पास एक एनर्जी है जो हमेशा हॉट से कहाँ पे जाती है? कोल्ड बॉडी में। हीट आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमेशा हार्ड बॉडी से किस में जाती है? कोल्ड बॉडी में। हीट तीन तरीकों से जाती है। एक को हम कहते हैं कंडक्शन, एक को हम कहते हैं कन्वेक्शन, एक को हम कहते हैं रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन मैंने पढ़ाया है सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन मैंने पढ़ाया है गैस में या लिक्विड में जिसको कंबाइनली हम फ्लूइड कहते हैं। रेडिएशन जो है इसके लिए नो मीडियम, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। रेडिएशन जो है, अगर कोई बॉडी ब्लैक है तो ये गुड एब्जॉर्ब करेगी, गुड एब्जॉर्ब होगी। अगर कोई बॉडी वाइट है तो ये आपके पास गुड रिफ्लेक्टर होगी। अब आपको वो कहेंगे कि कंबल जो है, कंबल अगर उसमें हम मतलब सर्दी से हम कंबल में छुपते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी से जो रेडिएशंस निकलते हैं उसको बाहर वो नहीं निकलने देती, वो एक इंसुलेटर है, वो इसको अंदर जमा कर लेती हैं, और बॉडी से जो हमारी हीट निकलती है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब आपको वो कहेंगे कि एक गाड़ी जो है ब्लैक कलर की वो धूप में खड़ी है, और एक गाड़ी जो है वो वाइट कलर की है वो भी धूप में खड़ी है। ब्लैक कलर की गाड़ी जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है एज कंपेयर टू वाइट कलर की, क्यों? तो फिर आपने सिंपल उसको समझाना है कि ब्लैक कलर जो है वो आपके पास गुड एब्जॉर्बर है और वाइट कलर जो है वो आपके पास गुड रिफ्लेक्टर है। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चंस भी पूछ सकती हैं कि अगर आपने वाइट कलर क्लॉथ्स पहने हो, वाइट एंड लाइट कलर क्लॉथ्स, तो उसमें आपको गर्मी नहीं लगेगी एज कंपेयर टू अगर आपने ब्लैक कलर के क्लॉथ्स पहने हो। तो आप सिंपल उसको बताओगे कि ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड वाइट कलर इज अ गुड रिफ्लेक्टर। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगर आपके पास एक बॉडी है, ये हमारी ज़मीन है, ये इस बॉडी का मास m है, हमारी ज़मीन इसके ऊपर कितना फोर्स लगाती है इस मास के ऊपर, ये हमें देती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल, आपके ऊपर, आप इस वक्त जहाँ पे बैठी हैं और कलसूम जहाँ पे बैठी हैं, अगर दोनों जो है
उसका मास मैं ले लूँ और दोनों के ऊपर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ कि ज़मीन इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, तो इट विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। इसके बाद फिर आपके पास आ रहा है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जिसमें चार्ज इजीली फ्लो करें, इंसुलेटर नो फ्लो ऑफ चार्ज, कोई चार्ज इसमें फ्लो नहीं करेगा। कंडक्टर में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो किसी खास एटम के साथ बाउंड नहीं होते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास है एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। अब अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो इसमें हीट जो है वो कंडक्शन के जरिए ट्रांसफर होगा, बड़ा इजीली ट्रांसफर होगा। इंसुलेटर जो है उसमें किसी भी तरह की कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती है, बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सेमीकंडक्टर 50% ये कंडक्टर होते हैं, 50% ये इंसुलेटर होते हैं। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ये इंसुलेटर की तरफ जाते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये कंडक्टर की तरफ जाते हैं। ठीक है। इंसुलेटर जो है उसकी मिसाल वो आपके पास है फोम, वो आपके पास है ग्लास, वो आपके पास है प्लास्टिक, वो आपके पास है रबर। ठीक है। अच्छा, ग्लास में करंट न पास की। नो, ग्लास में करंट पास नहीं होता है। अब आपके पास फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन एक रेजिस्टिव फोर्स है जो हमेशा, ये एक कांटेक्ट फोर्स है जो हमेशा दो बॉडीज के दरमियान होता है। और ये बॉडीज कौन सा मोशन करते हैं? रिलेटिव। जब भी आपके पास फॉर एग्जांपल एक मोटर कार है, वो रोड के ऊपर जा रहा है, ये जो मोटर कार रोड के ऊपर जा रहा है, इसके टायर्स और रोड के दरमियान एक कांटेक्ट फोर्स होता है। टायर जिस डायरेक्शन में जाती है उसके अपोजिट ये फोर्स होता है, और इसका काम है कि गाड़ी के मोशन को क्या कर सकें, स्लो कर सकें। तो फिर ये जो आपके पास फोर्स है, दिस इज बेसिकली अ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक रफनेस के ऊपर, जितना सरफेस रफ है, दूसरा नॉर्मल फोर्स के ऊपर। अगर हम किसी सरफेस को माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करें तो उसमें भी फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल फोर्स के। अब इसका मतलब क्या है? ये एक बुक है जो कि टेबल के ऊपर है, नीचे इसका वेट फोर्स है, ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितना वेट ज़्यादा होगा नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगी, नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगी। अब अगर मैं किसी चेयर के ऊपर बैठ जाऊं, मेरी मास जो है 63 है, और कोई दूसरा 70 kg का किसी टेबल के ऊपर बैठ जाए, तो मेरा नॉर्मल कम, मेरे पास फ्रिक्शन कम। इसका नॉर्मल ज़्यादा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगी? ज़्यादा।
अब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका जो फ्रिक्शन है वो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसका जो फ्रिक्शन है वो आपके पास डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। अगर स्टैटिक है तो प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाएंगे म्यू एस। तो म्यू एस इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एन। म्यू एस हमारे पास फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स के दरमियान एक रेशियो है। ये हमें न्यूमेरिकली ये बताती है कि इस सरफेस में कितना फ्रिक्शन होगा। डायनामिक फ्रिक्शन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें, फोर्स इज इक्वल टू म्यू के इंटू एफ ऑफ एन, म्यू के इंटू एफ ऑफ एन। म्यू के अगर हम निकालें, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आपकी गाड़ी रोड के ऊपर जा रही है और आपकी गाड़ी जो है वो एक कच्चे रोड के ऊपर जा रही है, तो दोनों की ये वाली वैल्यू डिफरेंट होगी। मैं कहीं जगह पे बैठा हूँ, एक नर्सरी क्लास का बच्चा बैठा है, तो हमारी और उनकी ये म्यू एस जो है वो दोनों क्या होगी, डिफरेंट होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद आपके पास हाँ गोरा द टर्म चिचर, ये जो टर्म है ये जहां पर भी आ जाए, देखें ये म्यू, इसका मतलब ये है कि ये हमें न्यूमेरिकल मैथमेटिकल वैल्यू बताएगा। अब अगर यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है पार्क में और एक गाड़ी रोड पे जा रही है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे म्यू एस, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे म्यू के। जो मोशन में है वो म्यू के, जो रेस्ट में है वो म्यू एस, और इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी समझ आ गई है? जी सर। अच्छा हाँ, वारोबान का सही था। यहाँ पे तो बारिश है, आप लोगों के यहाँ बारिश है? नो सर। यहाँ पे बारिश शुरू है यार दोपहर से। बख्तावर खलक। कलसूम, आर यू लिस्निंग? कलसुम निश्ता लाड़ा था हाँ। अच्छा, अब आपके पास है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स है, आप उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं और इसको आप आगे लेके जा रहे हैं, इसको आगे लेके जाना, इस बॉक्स को आगे लेके जाना, उसको डिस्प्लेस करना कितना मुश्किल है, इसका मतलब ये उतना ही स्टेबल है। अगर आपके घर में एक संदूक है और आप आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती हो, तो ये अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि एक ऑब्जेक्ट को अगर आप डिस्प्लेस कर लें, एक ऑब्जेक्ट को अगर आप डिस्प्लेस करना चाहते हैं, वो इजीली डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो उतना ही स्टेबल है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। फर्ज करें आपके पास आइसक्रीम का एक कोन है, वो इस तरह पड़ा है, आप उसको थोड़ा सा इस तरह उठाते हो, दोबारा आप इसको छोड़ देते हो, अपनी जगह पे आ जाता है, तो इसका मतलब दिस इज स्टेबल। स्टेबिलिटी के बेस पर हमने तीन तरह की स्टेबिलिटी बनाई है। एक आपके पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम,
एक आपके पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर मैं कोन को इस तरह खड़ा कर लूं और फिर फोर्स लगाऊं और कोन इस तरीके से गिर जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अपनी जगह से किसी दूसरी जगह, मतलब उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और वो एक नई जगह पे आ जाता है, दोबारा अपनी जगह पे वापस नहीं आता है, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो अपनी जगह पे वापस आता है, तो इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। थर्ड नंबर पे आपके पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कोई भी ऑब्जेक्ट, देखें, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर चला जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सॉरी, लेकिन जैसे ही छोड़ देते हैं वो अपनी जगह पे वापस आता है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, अपनी ओरिजिनल जगह से डिस्प्लेस हो जाता है और दोबारा वो वापस नहीं आता है। फर्ज करें ये आपके पास एक बिल्डिंग है, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये बिल्डिंग गिर जाता है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चली जाती है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आप एक रिक्शे में जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा है, उसके रास्ते में पत्थर आ जाता है, वो मतलब गिर जाती है, अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस। आप लोग फॉर एग्जांपल पीछे बैठे हैं रिक्शे में, रिक्शे का जो आगे वाला हिस्सा है पहिया वो ऊपर चला जाता है वजन की वजह से, लेकिन दोबारा वो नीचे आता है, तो इसका मतलब स्टेबल है। अगर वो फुल कल्टी हो जाती है तो ये आपके पास अनस्टेबल है। अगर मैं रिक्शे का पहिया देख लूँ, मैं कहीं पर भी जाऊँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा यहीं पर रहता है, इसका मतलब ये है कि ये किस इक्विलिब्रियम में है, ये आपके पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एक बॉडी जिसके ऊपर मैं मुसलसल फोर्स लगा रहा हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये किस इक्विलिब्रियम में है, न्यूट्रल में। अगर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है, राइज होता है, देखिए ये सेंटर ऑफ मास है, पहले मैं जब इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर लेता हूँ तो राइज हो जाता है, फिर दोबारा अपनी जगह पे वापस आता है, तो स्टेबल है। आपके घर में कोई ड्रम पड़ा है, आप या आपके घर में चारपाई है, फर्ज करें दिस इज चारपाई, दिस इज सेंटर ऑफ मास। आप इस चारपाई को इस तरीके से ऊपर उठाते हो फिर छोड़ देते हो, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोबारा अपनी जगह पे आते हैं, तो स्टेबल है। अगर वापस नहीं आती हैं तो अनस्टेबल है। अगर आप इसको उठाते हो कहीं पर भी लेके आते हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही हमेशा सेम रहते हैं, तो दिस इज इन अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बाय एंड फोर्स है, ठीक है। कोई बात नहीं। अच्छा, देखें, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, मैं तो कर रहा था खुद में, मेरा तो इसमें फ़ायदा होता है। अच्छा, बाय एंड फोर्स है, बाय एंड फोर्स, ये आपके पास फ्लूइड्स हैं। फ्लूइड का मतलब फ्लूइड को समझ लो, इसमें गैस भी आती है, इसमें लिक्विड भी आती है, ठीक है। इसमें गैस आती है और इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, लिक्विड भी आती हैं। आपके पास फर्ज करिए आपके पास एक टैंक है, टैंक, आप इसमें बर्तन धो रही है, आपने इसकी كده أساسا غلي. व्हाट, تظبط كده أساسا غلي نفسك. यू आर साइलेंट। مثلا لك داسة مخبري من فوليش हाँ ما हाँ, في ريكاردينग تيجي. नहीं यार कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ है अच्छा, अभी मैंने लगाई है, ठीक है। बाय एंड फोर्स, जब भी हम फ्लूइड्स के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करेंगे, डबोएंगे,
तो ये जो अर्थ है ये तो इसके ऊपर वेट फोर्स लगाएगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन पानी इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, दिस विल बी बायंट फोर्स। अब ये क्यों लगाएगी, इसका एक रीजन है, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अब आप कहेंगे कि प्रेशर डिफरेंस कैसे, तो याद रखें जब हम इस बर्तन को पानी में डुबोएंगे तो एक तो बर्तन का ऊपर वाला हिस्सा है और एक नीचे वाला है। तो अब इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लें, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इस पे इसकी डेप्थ कम है तो यहाँ पे प्रेशर कम, नीचे वाला हिस्सा जो है वो पानी में ज़्यादा डुबोया है, डेप्थ ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा। तो फिज़िक्स में एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ से लो प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगता है। तो फ्लूइड में ये जो फोर्स है दिस विल बी बेसिकली अ बायंट फोर्स। ये आपके पास कौन सा फोर्स होगा, बायंट फोर्स। इसके बाद आपके पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोई भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है उसमें आप एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं कि जिससे आप किसी भी साइड पर देखेंगे, एक सेंट्रल पॉइंट जिससे आप किसी भी साइड पर देखेंगे, मास मेजर करेंगे तो मास जो है वो इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस पॉइंट विल बी सेंटर ऑफ मास, the point in a body from which the mass is equally distributed towards all the sides is called center of mass। तो ये जो पॉइंट है this will be center of mass, तो ये आपके पास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। या एक बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट, किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट अगर हम वहाँ पे फोर्स लगा लें तो बॉडी विल ओनली परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, तो ये बॉडी सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन करेगी। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, सिंपल, अगर हम इसमें प्लम्ब लाइन ड्रा करेंगे वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी दिस विल बी सेंटर ऑफ मास। अगर इस तरह की बॉडी है जो कि इर्रेगुलर शेप की है उसमें भी हम इस तरह ड्रा करेंगे, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, देखिए तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास जो है ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे पढ़ते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा एक और हाँ एक चीज़ अपन अंडरस्टैंड करें, एमसीक्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपने कहीं शीशा मैदान में अगर कहीं पार्क में गए हों, इस तरह बच्चों के खिलौनों, बच्चों का खेलने का एक इस तरह एक शीशा होता है जिसमें यहाँ पे भी बच्चे बैठ जाते हैं, यहाँ पर भी बैठ जाते हैं। अगर वो जिस पॉइंट के ऊपर बैठे हैं वहाँ पे बैलेंस है तो इसका मतलब यह है कि दिस पॉइंट इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस शीशा। अगर यहाँ पे बच्चा जो है वो भारी है, यहाँ पे बच्चा जो है वो कम भारी है, तो सेंटर ऑफ मास जो है दिस विल बी टूवर्ड्स द हेवी ऑब्जेक्ट। अब आपसे एक और क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपके पास एक शीशा है उसमें एक बच्चा जो है वो यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, ये अंदर की तरफ थोड़ा झुक जाता है, तो फिर इस केस में ये वाली साइड राइज करेगी, नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो याद रखें अगर बच्चा नीचे झुक जाता है तो ये वाली साइड ऊपर जाएगी। अगर आपको इस तरह एक डायग्राम दिया गया है और आपको कहा गया है कि दो मासेज हैं, दिस इज 2 kg एंड दिस इज 10 kg, देन वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास, तो याद रखिए दिस विल बी टुवर्ड्स द हीवी ऑब्जेक्ट, जो हीवी ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है। एंड वी विल नाउ गो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी बिल्कुल सेंटर ऑफ मास की तरह है लेकिन थोड़ा सा इनसे अलग है। सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास वो पॉइंट है जहाँ पे होल वेट ऑफ ए बॉडी कंसंट्रेट करता है। द पॉइंट इन अ बॉडी ऑन विच द होल वेट ऑफ ए बॉडी इज कंसंट्रेटेड, जहाँ पे पूरा जो वेट है वो क्या करता है, कंसंट्रेट करता है। किस तरह कंसंट्रेट करता है, देखिए फर्ज करें मेरे पास ये एक मास है, ठीक है, यहाँ इसका वेट है W1 एंड यहाँ पे आपके पास वेट है W2
यहाँ पे आपके पास वेट है W। अगर ये वेट इस साइड पे और इस साइड पे तमाम साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो इस मीन्स कि ये जो पॉइंट है दिस इज़ योर सेंटर ऑफ वेट। आपको मैं अभी थोड़ा प्रैक्टिकल मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें दिस इज़ योर मॉस्क, जो आप लोगों की मस्जिद हैं या आप लोगों की जो छत हैं, अगर आप लोगों ने RCC छत बनाई हो, अगर आप देखें उसमें इस तरह पिलर्स लगे हुए हैं। ये जो पिलर्स हैं, अगर आप एक पिलर लगा दें बिल्कुल सेंटर पे, तो ये पूरा छत जो है ये एक पिलर इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। इट मींस दिस इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस वेरी, जो आपका रूफ है, आपका जो छत है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो एक ऐसा पॉइंट किसी भी बॉडी में कि जिससे चारों साइड पे या ईच एंड एवरी साइड पे जो ग्रेविटी है दिस इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड द ऑल साइड्स। इट मींस के ये जो पॉइंट है दिस इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। मैंने ज़्यादा स्पीड तो नहीं लगाई है? नो सर, सर ठीक है। अच्छा, सर दीतम सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्क कर दीतम। नहीं नहीं, दिस इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास जिसमें हम मास का जिक्र करते हैं, एंड दिस इज जी सर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसमें हम जो बेसिकली वेट का जिक्र करते हैं। जी वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स ऑल द साइड्स, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास क्या है, अब कुछ चीज़ें आप समझ लें ये कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। आपको कहेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक गाड़ी है, उसके पहिए जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और गाड़ी जो है वो ज़मीन से थोड़ा जो है वो ऊपर है, उसकी हाइट ज़्यादा है। तो आप मुझे बताएं कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो होगी या हाई। जो भी ऑब्जेक्ट जितना ऊपर जाएगा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपके पास ऊपर होगी, ये अनस्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप दुबई में एक बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, अगर आप उसको देखें तो बुर्ज खलीफा की बेसमेंट जो है वो बहुत बड़ी है, लेकिन ऊपर इसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है, मतलब बहुत बारीक टाइप है जो नज़र आती है। मैं खुद तो नहीं गया हूँ, आप लोग भी नहीं गए होंगे। अब इसका जो बेसमेंट है वो बहुत नीचे स्ट्रांग बनाया गया है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो है। जितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगी उतना ये बंदा स्टेबल होगा। इसमें कुछ और कंसेप्ट्स भी आते हैं। आपको कहते हैं कि एक फीमेल जो है अगर उसने हील पहने हो तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होगी या लो। याद रखिए उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो जाती है, फीमेल अनस्टेबल हो जाती है, फिर खुद को बैलेंस करने के लिए वो एक्स्ट्रा फोर्स लगाती हैं जिससे इसका बैक पेन होता है। ये भी एक एमसीक्यूज है, ठीक है। आप लोगों ने कभी हाई हील पहनी है? जी सर, जब के रोन रोन गुरुजी। हाँ, तो इसमें ये जो है ये बहुत बड़ा मसला होता है। अब एक एमसीक्यूज है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो किस चीज़ के साथ चेंज होती है। याद रखें ग्रेविटी के साथ। ग्रेविटी अगर कहीं पर इस तरह का सरफेस है, फॉर एग्जांपल एक छत है वो इस तरह गिर गया है। अब इस केस में अगर आप देखें ये वाली जो पोर्शन है ये ऊपर है, ये वाली जो पोर्शन है ये नीचे है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पोर्शन में ये ले लूँ तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम जो बॉडी रख लेते हैं तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम नहीं होती है। देखें ये आपके पास एक छत है, ये उसका सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास है और यहाँ पे एक पिलर लगा है जिससे ये बैलेंस भी है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जैसे हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक इंसान इस तरह बैठा है, ये उसका पाँव है, तो इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है या सेंटर ऑफ मास दिस इज आउटसाइड द बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के आउटसाइड भी हो सकती है, इनसाइड भी हो सकती है। अब अगर इंसान के मुतालिक एक क्वेश्चन आ गया
कि इंसान का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो इंसान का सेंटर ऑफ मास जो है दिस विल बी नाभि। नाभि जानते हो, नाफ, नाफ तो जानते होंगे ना। यस यस, हमारी पश्तो जो है थोड़ी अलग है, इसी वजह से मैंने पश्तो में नहीं कहा। इसके बाद है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए बराबर है -v² डिवाइडेड बाय आर। देखें, अगर आपके पास एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, दिस इज द सेंटर, दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी है फर्स्ट करी vf। अगर आप देखें बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ आती है, यहाँ से यहाँ आती है, यहाँ से यहाँ आती है, तो हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इस बॉडी में, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से होगा। दिस विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये AC के बराबर होगा। AC इज इक्वल टू -v² डिवाइड बाय आर। नेगेटिव साइन किसको शो करता है, डायरेक्शन को, कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से v निकालेंगे तो v² इज इक्वल टू AR या v इज इक्वल टू RA। अगर हम यहाँ पे g की बात करेंगे, a g के बराबर है, तो v इज इक्वल टू के RG। तो ये जो फार्मूला है इससे हम स्पीड निकाल सकते हैं किसकी, सैटेलाइट्स की जो ऊपर स्पेस में घूम रहे हैं। अब इसके बाद आपके पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपके पास एक सर्कल है, ये उस सर्कल का सेंटर है, ये पॉइंट A है। जब ये बॉडी इस तरह घूमेगी सर्कल में, ये क्यों घूमती है, क्योंकि अंदर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इसको अंदर की तरफ खींचता है। अभी हमने कहा कि इस बॉडी की डायरेक्शन की चेंज की वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी या जहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी, दोनों की एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में घूमने पर मजबूर करती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है mv² डिवाइडेड बाय r के। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, centripetal force is directly proportional to velocity, centripetal force is inversely proportional to r, ठीक है। सर -mv² डिवाइड बाय r लोगे, क्या फोर्स नेगेटिव नहीं है क्या सर, नेगेटिव नेगेटिव। देखिए नेगेटिव यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन की इस्तेमाल हुआ है, -mv² डिवाइडेड बाय r। देखिए इस फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, वजह से इसी वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया है। इसके बाद आपके पास है सर्कुलर मोशन। इसके बाद आपके पास है सर्कुलर मोशन। कोई भी बॉडी जो सर्कल में घूमती है उसका जो मोशन होता है वो सर्कुलर होता है। दिस इज अ सेंट्रल पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अगर एक बॉडी जो है वो सर्कल में घूम रही है तो ये कौन सी मोशन कर रही है, सर्कुलर। इसमें आपके पास एक मोशन होता है यूनिफॉर्म,
और एक मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म। अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब इसको थोड़ा समझ लें। इसमें तीन वर्ड्स जो हैं, एक कोफिशिएंट है, एक वॉल्यूम है, एक एक्सपेंशन है। पहले हम एक्सपेंशन को समझ लेते हैं। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक। ये मेटल का बना हुआ एक ब्लॉक है। नीचे से हम इसको हीट दे रहे हैं। ये यहाँ पे इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में लेंथ, विड्थ, हाइट सब इसका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? सब इसका इंक्रीज हो रहा है। इस तरह ये थोड़ा लंबा हो गया, तो इसका मतलब इसमें कौन सी चीज आ गई? एक्सपेंशन। किसकी वजह से आ गई? हीट की वजह से। बात मेरी समझ में आ रही है? इसमें जी सर। एक्सपेंशन आ गई है किसकी वजह से? हीट की वजह से। ठीक है, वॉल्यूम किसके बराबर है? लेंथ जरबे विड्थ जरबे हाइट। जी सर। Sir, the example matana kata kaya chije na partlechi da kulo iprisi na narel da partlechi। देखिए, उसमें एक्सपेंशन वॉल्यूम भी आ सकती है, ठीक है, और उसमें लीनियर भी आ सकती है। इसमें फिर एक्सपेंशन में बहुत टाइप्स हैं। इसमें लीनियर है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक है, इसमें सरफेशियल थर्मल एक्सपेंशन है। अगर हम स्पेसिफिकली पानी की बात करें, आपके घर में एक घड़ा पड़ा है, इस तरह आप लोगों ने कोई घड़ा मटका वगैरह तो रखा होगा ना, जिसमें हम पानी गर्म करते हैं। तो पानी जो जी है सर। वो उसमें सीधा 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन आता है। तो ये जो 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन है, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल की बात अगर हम करेंगे तो ये हीट की वजह से मतलब होता है। ये जो एक्सपेंशन आती है किसकी वजह से आती है? हीट की वजह से। जी सर। और इसका जो फार्मूला है वो है गेमा इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी नॉट डेल्टा टी। Gamma is a coefficient of volumetric thermal expansion. Gamma is a coefficient of volumetric thermal expansion. डेल्टा V is a change in volume, जो इसकी वॉल्यूम में ये चेंज हमने ऑब्जर्व किया है। V नॉट जो है ये इसका रेड वॉल्यूम है जो ओरिजिनल पहले था, डेल्टा V जो बाद में है, और डेल्टा T जो हमने इसका टेम्परेचर चेंज किया है। ठीक है, अगर हम लीनियर की बात करें, यहां पे मैं वर्ड लगाऊं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको आप समझ लें थोड़ा। मैंने एक रॉड लिया है लोहे का, इसका ये वाला जो सिरा है इसको मैं क्या कर रहा हूँ? हीट दे रहा हूँ। तो पहले तो इसका लेंथ है एल नॉट, लेकिन जैसे ही मैंने इसको हीट दिया है तो ये थोड़ा लंबा हो गया है। अब जिस चीज़ की लेंथ या विड्थ या हाइट उसमें टेम्परेचर की वजह से चेंज आ जाए तो ये आपके पास थर्मल एक्सपेंशन है। लेकिन अगर आप देखिए ये सिर्फ एक्स एक्सिस में आया है तो ये 1 डायमेंशनल है, इसी वजह से यहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है? लीनियर। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, दिस इज अल्फा इज इक्वल टू
डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी। इसमें जो डेल्टा एल है दिस इज बेसिकली change in length, L naught is the original length, delta T is a change in temperature। अल्फा जो है ये आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप बार बार कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, व्हाट इज कोफिशिएंट? तो याद रखें कोफिशिएंट का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मेरे पास एक लोहे का बना है, एक स्टील का बना है, एक एल्यूमिनियम का बना है, एक कापर का बना है, एक सिल्वर का बना है, तो इसको सिर्फ डिफरेंशिएट कौन करेगा? तीनों को मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख लेता हूँ, फिर 2 पे, फिर 3 पे, तो इसमें जो चेंज आएगा कौन बताएगा मुझे? ये कोफिशिएंट मुझे बताएगा कि किस में कितना आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब थोड़ा इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये मेरे पास एक वेक्टर है जो कि x और y प्लेन में पड़ा है v। मैं चाहता हूँ कि इसका ये मैं मालूम कर लूँ कि x पे कितना है, y पे कितना है। तो एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा, तो जो y को पैरेलल है वो vy है, जो x को पैरेलल है दिस इज vx। यहाँ पे क्या बनेगा? थीटा। अब ये जो vy है और ये जो vx है ये आपके पास क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। और ये वेक्टर्स जो है ये अगर आपस में मिल जाएंगे वी वाई प्लस वी एक्स, और इसका मैं क्या ले लूँगा? स्क्वायर। दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। तो ये मुझे क्या देंगे? वी आर, जो कि आपके पास क्या है? रिजल्टेंट है। और इस मेथड को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का नाम दे देते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? ये आपके पास एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक वेक्टर को स्प्लिट करते हैं उसके कंपोनेंट्स में। किसमें? कंपोनेंट्स में। A method through which we split a vector into its components. This is called resolution of vector. अब आपके पास इसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, अगर आप इसको देख लें, दिस इज थीटा, दिस इज बेसिकली 90। तो थीटा के सामने वाली जो साइड है दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड दिस इज हाइपोटेन्यूज, और जो आपके पास बाकी है वो आपके पास क्या है? दिस इज बेस। अगर मैंने आर निकालना है, दिस इज आर, दिस इज आर वाई, दिस इज आर एक्स, तो मैं सिंपल क्या करूंगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास है आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास है आर एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास है आर वाई स्क्वायर। तो सिंपल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, एंड दिस इज कैंसल। तो आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से ये थीटा निकालेंगे तो सिंपल फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास है कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन? ये आपके पास एक रॉड है, रॉड, नीचे से हम इसको क्या दे रहे हैं? हीट। अब इस रॉड में बहुत सारे आपके पास इस तरह एटम्स हैं, और इन एटम्स में हीट जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए तो इसको हम कंडक्शन कहते हैं। मैं आपको सिंपल एक मिसाल दे देता हूँ। ये आपके पास एक रोड है, इस पे इस तरह गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये गाड़ी इसको टक्कर मारती हैं, ये इसको मारती हैं, ये इसको मारती हैं, तो सारे लाइन में ये टक्कर आगे से पीछे से लेकर आगे तक एनर्जी पहुंचा देती है। इस तरह इसमें एटम्स या मॉलिक्यूल अपनी जगह से तो नहीं हिलते हैं, बल्कि अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन के ज़रिए
हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन। हरारत को मुंतकिल करने का एक ऐसा अमल जिसमें एटम्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खुद अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन के ज़रिए हीट को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। तो फिर इस मेथड को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन होती है सॉलिड्स में। जो हर घरों में हम सालन बनाते हैं, जो आपके पास बर्तन होते हैं वो स्टील के या सिल्वर के, उसमें बेसिकली कंडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है। इसके बाद आपके पास है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होती है फ्लूइड्स में। यहाँ से हम हीट दे रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारा पानी है। जब हम नीचे से इसको हीट दे देते हैं तो पानी के ये जो नीचे वाले मालिक्यूल्स हैं ये हीट को एब्जॉर्ब करके ऊपर चले जाते हैं। ऊपर वाले हॉट जो है हॉट वो ऊपर जाते हैं और कोल्ड जो है वो नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि हॉट जो है उसकी डेंसिटी कम होती है और कोल्ड जो है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इस तरह हरारत को मुंतकिल करने का एक ऐसा अमल जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल बराह रास्त एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट के ज़रिए हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। ठीक है। कन्वेक्शन जो है वो आपके पास गैसेस में होती है, फ्लूइड्स में। फ्लूइड में आपके पास गैस भी आती है, फ्लूइड में आपके पास लिक्विड भी आते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास है रेडिएशन। रेडिएशन जो है उसकी हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नो मीडियम, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। कंडक्शन सॉलिड में होती है और इसके लिए हम कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कन्वेक्शन फ्लूइड्स में होती है, गैस में और लिक्विड में। अब इस पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे हवा गर्म होकर ऊपर जाती है और जहाँ पे गर्मी कम होती है वहाँ की ठंडी हवा नीचे आती है। तो ये जो प्रोसेस है, अगर आप देख लिए समंदर है, ये ग्राउंड है, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ ग्राउंड। धूप जब निकलती है तो समंदर के ऊपर भी पड़ती है, ज़मीन के ऊपर भी पड़ती है। तो दिन के वक्त ज़मीन की गर्म हवा ऊपर जाती है और समंदर की ठंडी हवा किधर आती है? नीचे आती है, ग्राउंड की तरफ। इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। रात के वक्त ये अमल उल्टा होता है। पानी जितनी जल्दी मतलब जितनी देर गर्म होने में लगाती है, फिर रात को ये तो बहुत जल्दी ठंडा होती है, ये बहुत टाइम लेती है। तो रात के वक्त ज़मीन ठंडी होती है और पानी समंदर का जो है उसने बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया होता है, तो यहाँ की गर्म हवा किधर जाती है? ऊपर। और यहाँ जो है उसकी ठंडी हवा किधर आती है? समंदर की तरफ। इस प्रोसेस को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। अब इसके बाद आपके पास है कपल। व्हाट इज कपल? आपको कोई कहते हैं कपल। फर्ज करें गाड़ी का ये स्टीयरिंग है, आप एक फोर्स यहाँ पे लगाते हैं F1, ठीक है, और एक फोर्स आप यहाँ पे लगाते हैं F2। तो कपल आपके पास क्या है? जिसमें दो फोर्सेस लगते हैं, दोनों का आपके पास मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक्ट करते हैं। तो ये आपके पास कपल फोर्सेस हैं। कौन से फोर्सेस हैं? कपल।
दो फोर्सेस अगर दो डिफरेंट लाइंस में लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये आपके पास कपल है। क्या है? कपल। इसके बाद आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो शॉर्ट फासला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। इसकी यूनिट आपके पास मीटर है। ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ये सबसे शॉर्टेस्ट होगी। ये यूनी डायरेक्शनल होगी, सिर्फ एक डायरेक्शन होगा। और ये सिंगल पाथ होगी। ठीक है, शॉर्टेस्ट यूनी डायरेक्शनल सिंगल पाथ, ये वेक्टर है, यूनिट मीटर है। और अगर क्लोज पाथ है तो फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होगी। अगर एक बॉडी सर्कल में घूमती है, पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, पॉइंट बी आती है, फिर बी से फिर ए पे आती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब अगर आपके पास एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट जाती है पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो इस केस में इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम। The distance and displacement in this case will be same. डिस्टेंस जो है उसमें और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा फर्क है। डिस्टेंस जो है वो इन ही पाथ हो सकती है, कोई भी रास्ता हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट होगी। डिस्टेंस जो है वो कर्व्ड भी हो सकती है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है। अगर आप इस तरीके से जाते हो पॉइंट ए टू बी, तो ये आपके पास डिस्टेंस है। अगर इस तरीके से जाते हो तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होते हैं। कर्व्ड पाथ में डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होती है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, ग्रेटर होती है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो हमेशा 1 से कम आ सकता है और 1 के बराबर आ सकता है। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट को नीचे करूं तो ये हमेशा 1 से ग्रेटर आ सकते हैं, 1 के बराबर आ सकते हैं। इसके बाद आपके पास है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम मोशन को पढ़ते हैं। इसके दो ब्रांचेज हैं, एक है काइनेमेटिक्स और एक है डायनामिक्स। अगर हम मोशन को पढ़ते हैं और इसके काजेज नॉट कॉजेज, तो फिर ये आपके पास काइनेमेटिक्स है। अगर हम मोशन के साथ साथ उनके काजेज को भी पढ़ते हैं तो ये आपके पास डायनामिक्स है। काज मोशन का आपके पास फोर्स है। इसके बाद आपके पास है एफिशिएंसी। अगर आप आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क का रेशियो ले लें तो ये आपके पास क्या है? एफिशिएंसी। ईटा आपके पास बराबर है आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट। अगर आप परसेंटेज लेना चाहते हो तो यहाँ पे 100% को मल्टीप्लाई कर लो। कोई भी मशीन है, कोई भी डिवाइस है, आप उसको कितनी एनर्जी देते हो और वो आपको कितना काम करके देता है,
दोनों के दरमियान जब आप एक रेशियो लोगे तो ये आपके पास क्या होगी, एफिशिएंसी। आपके पास बाइक है, आप उस बाइक में पेट्रोल डालते हो तो ये आपके पास इनपुट एनर्जी है। वो बाइक जो है वो पेट्रोल के ज़रिए आगे जाती है तो ये आपके पास क्या है, आउटपुट ऑफ वर्क है। ठीक है। अच्छा, एफिशिएंसी जो है वो कभी भी 100% के बराबर नहीं हो सकती है। इट विल नेवर बी इक्वल टू 100%। इसका रीज़न है क्योंकि इनपुट एनर्जी जो है वो हमेशा थोड़ी जो है वो अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट होती है। अगर आपने एक लाइट बनाया है रोशनी के लिए, वो थोड़ा गर्म भी हो जाता है, वो हीट की फॉर्म में थोड़ी एनर्जी लॉस कर लेता है। इसका मतलब ये है कि उसकी इफ़िशियंसी कभी भी 100% के बराबर नहीं हो सकती है। इनपुट कभी भी आउटपुट के बराबर नहीं हो सकता है। इसके बाद आपके पास है एफर्ट। व्हाट इज एफर्ट? एफर्ट आपके पास क्या है? एफर्ट आपके पास फोर्स है, फोर्स अप्लाइड ऑन मशीन। किसी भी मशीन के ऊपर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एफर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एफर्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक एक झाड़ू है, एक झाड़ू ले लें, ब्रूम ब्रूम। ये आपके पास एक सिंपल मशीन है, आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करते हो, फोर्स। तो ये आपके पास क्या है, एफर्ट। आप इसको कितना इनपुट देते हो, वो आपको कितना आउटपुट देता है, दिस इज बेसिकली इफिशियंसी। इफिशियंसी हम हमेशा किसकी लेते हैं? मशीन, जो कि सिंपल भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। लेकिन नॉर्मली झाड़ू जो है उसकी एनर्जी जो है वो मैकेनिकल होती है, तो आपने मैकेनिकल लेनी है। इसके बाद आपके पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? देखिए, पहले आप पोटेंशियल एनर्जी को समझ लें। ये हमारी ज़मीन है, ग्राउंड। यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो याद रखें, हम ज़मीन इसको नीचे की तरफ खींचती है, वेट, उसके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स, और वो बराबर होता है किसके, mg। और हम इसको ऊपर लेके जाते हैं और ये क्या कवर करती है, हाइट। तो W इज इक्वल टू, ये तो वेट है ना, वेट। और हम इसके ऊपर हम इसको ऊपर उठाते हैं तो हम वेट के अगेंस्ट इसके ऊपर वर्क करते हैं, जो कि आपके पास बराबर होता है F.h के। तो W इज इक्वल टू F किस चीज़ के बराबर है, mg h के। तो ये जो वर्क इसके ऊपर हुआ है, ये हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में आती है उसके पोजीशन के चेंज की वजह से, मैं आपको कहता हूँ कि मैं रोड के ऊपर जा रहा हूँ, मैं हरकत कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक है, हरकत की वजह से। लेकिन मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि मैं ज़मीन के मुखालिफ सिमत में ऊपर आसमान की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं तो बेसिकली ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ। तो ये जो वर्क है ये बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी के बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक आपके पास है पोटेंशियल, एक आपके पास है काइनेटिक। पोटेंशियल का फार्मूला है mgh, काइनेटिक का फार्मूला है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से आती है बॉडी में, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन की वजह से आती है बॉडी में। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में मास भी है, ग्रेविटी भी है, हाइट भी है। अब अगर इसमें आप क्वेश्चंस की बात करें,
ये ग्लास यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, पहले यहाँ पे पड़ा था, यहाँ पे पड़ा था तो हाइट 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 0। ऊपर पड़ा है तो हाइट 0 के बराबर नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास 0 के बराबर नहीं होगी। अगर मैं आपको मास दे दूं 2 kg, ग्रेविटी आपके पास 9.8 है, हाइट में दे दूं 3 मीटर, तो आप इजीली यहाँ से क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो आपके पास बराबर है 1/2 mv² के। इसमें m आपके पास मास है, v आपके पास वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी जो है उसका मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। चूंकि वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी की अगर वेलोसिटी आप चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज़्यादा आएगा। अगर आपको वो कहें कि हम वेलोसिटी को डबल कर लेते हैं और मास को डबल कर लेते हैं, तो इससे काइनेटिक एनर्जी पर किसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, v के ऊपर चूंकि स्क्वायर है, तो अगर आप v को डबल कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप मास को डबल कर लेते हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है सिंपल डबल हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का, ठीक है। जी सर।